जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। आशा करता हूँ आप सभी बहुत बढ़िया होंगे। तो एसएससी के लिए जो जीके वाली पीवाईक्यू वाली सीरीज़ थी उसका ये पार्ट 3 है। अभी हम पॉलिटी लेकर चल रहे हैं, तो कोशिश करेंगे कि सब्जेक्ट वाइज पॉलिटी और हिस्ट्री ज्योग्राफी वगैरह सारी चीज़ें मतलब निपट जाएँ। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 तक हो गया था, ये क्वेश्चन नंबर 31 है। तो कह रही है कि हु अमंग द फॉलोइंग पर्सनैलिटीज़ वॉज अपॉइंटेड एज द लीगल एडवाइजरी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली that drafted the document of the constitution। तो वो थे भैया बी.एन. राव साहब। तो बी.एन. राव साहब थे। ये क्वेश्चन पूछा गया कि भाई कौन सी पर्सनैलिटी थी जो कि अपॉइंट करी गई थी एज अ लीगल एडवाइज़र ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। जो हमारी संविधान सभा थी ना, उसके लीगल एडवाइज़र के रूप में किसको नियुक्त किया गया था, जिन्होंने डॉक्यूमेंट जो कॉन्स्टिट्यूशन संविधान का जो डॉक्यूमेंट है उसको ड्राफ्ट किया। तो वो थे हमारे बी.एन. राव साहब। तो 9 दिसंबर 1946 को जो संविधान सभा है ऑफ द इंडिया मेट फॉर द फर्स्ट टाइम। तो 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा जो है, भारत की संविधान सभा, वो पहली बार मिली थी। टेम्पोरेरी प्रेसिडेंट के रूप में जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थी संविधान सभा, उसके टेम्पोरेरी प्रेसिडेंट के रूप में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी को बनाया गया था। और फिर बाद में परमानेंट प्रेसिडेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद साहब बन गए थे। वाइस प्रेसिडेंट थे एच.सी. मुखर्जी। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। 2 स्टेटमेंट दे रखी है, उनको कंसिडर करो। द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज हैंड रिटन इन इंग्लिश बाई प्रेम बिहारी नारायण रायजादा इन द फॉलोइंग इटैलिक स्टाइल, इन द फ्लोइंग इटैलिक स्टाइल। दूसरा है कि जो ओरिजिनल इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है वो कंसिस्टेड ऑफ 1,17,369 वर्ड्स एंड 251 पेजेस, जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन है। तो ये कह रहा है कि जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन है ना, उसके अंदर स्टेटमेंट 2 के अनुसार तो ये कह रहा है कि जो ओरिजिनल संविधान है उसमें 1,17,369 तो शब्द थे और 251 पेज लगे। और पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन जो है इंडिया का, वो हैंड रिटन करा गया था इंग्लिश में प्रेम बिहारी नारायण रायजादा के द्वारा। और कौन से पैटर्न में? फ्लोइंग इटैलिक स्टाइल के अंदर। तो इनमें से करेक्ट कौन सा है? तो दोनों के दोनों ही करेक्ट है, बोथ 1 और 2 दोनों करेक्ट है। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने लिखा था उसे फ्लोइंग इटैलिक स्टाइल में। द कैलीग्राफर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कैलीग्राफर कौन हो गए भाई? वो हो गए प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। क्यों? क्योंकि इन्होंने तो लिखा था वो अंग्रेजी भाषा में ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन, और ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन उन्होंने हैंड रिटन बाय हिम इन अ फ्लोइंग इटैलिक स्टाइल। ठीक है, और उसके अंदर 1,17,369 शब्द थे और 251 पेज थे। बोथ 1 और 2 दोनों करेक्ट है। हु अमंग द फॉलोइंग पर्सनैलिटीज वॉज द चीफ ड्राफ्टमैन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दैट ड्राफ्टेड द डॉक्यूमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो इनमें से भैया कौन थे वो जो कि चीफ ड्राफ्टमैन थे, जिन्होंने डॉक्यूमेंट ड्राफ्ट किया था डॉक्यूमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? वो थे एस.एन. मुखर्जी। एस.एन. मुखर्जी साहब थे जो कि चीफ ड्राफ्टमैन थे। द ड्राफ्टिंग कमेटी वॉज फॉर्म्ड अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर साहब बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑन 29 अगस्त 1947। तो 29 अगस्त 1947 को जो है संविधान सभा द्वारा डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर साहब को चेयरमैन बनाया गया था ड्राफ्टिंग कमेटी का। ठीक है, उसके अंदर 6 और सदस्य थे, 6 मेंबर। उन 6 मेंबर में कौन थे भैया? के.एम. मुंशी साहब हुए, मोहम्मद सदायुल्लाह साहब हुए, अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर और एन. गोपाला स्वामी अय्यनागर, देवी प्रसाद खैताना एंड बी.एल. मित्तर थे। ठीक है, आगे देखो। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। कंसीडर करो भाई स्टेटमेंट को। द हिंदी वर्जन ऑफ द ओरिजिनल भारतीय संविधान वॉज रिटन इन कैलीग्राफिक स्टाइल बाई वसंत कृष्ण वैद्या। और दूसरा कह रहा है कि आर्टिस्ट फ्रॉम शांति निकेतन इंक्लूडिंग नंदलाल बोस एंड ब्योहर राम मनोहर सिन्हा डेकोरेटेड एट ब्यूटिफाइड द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब कि इसकी हिंदी क्या हुई यार? आर्टिस्ट फ्रॉम शांति निकेतन, मतलब कि शांति निकेतन से आर्टिस्ट आए, इंक्लूडिंग नंदलाल बोस। नंदलाल बोस उसी आर्टिस्ट में थे, उन्हीं आर्टिस्टों में जो कि शांति निकेतन से आए। और ब्योहर रामा मनोहर सिन्हा, ये दोनों के दोनों, नंदलाल बोस और ब्योहर राम मनोहर सिन्हा, ये दोनों जो थे वो आर्टिस्ट थे जो कि शांति निकेतन से आए। उन्होंने जो है
भारतीय संविधान जो था ओरिजिनल वाला उसको डेकोरेट करा, ठीक है, ब्यूटिफाइड द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। हाँ, ये कह रहा है कि भाई शांति निकेतन से दो जो आर्टिस्ट आए थे, नंदलाल बोस और ब्योहर राम मनोहर सिन्हा, उन्होंने भारतीय संविधान जो ओरिजिनल हुआ उसको डेकोरेट करा था। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो बोथ 1 और 2 दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही है। नंदलाल बोस साहब और राम मनोहर सिन्हा साहब थे दोनों आर्टिस्ट, इन्होंने तो उसको भारतीय संविधान को डेकोरेट करा। और चलो यहीं पढ़ ले मैं ना, द ओरिजिनल वर्जन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो ब्यूटिफाइड करा गया था और डेकोरेटेड बाय आर्टिस्ट फ्रॉम शांति निकेतन इंक्लूडिंग नंदलाल बोस ऑन और ब्योहर राम मनोहर सिन्हा। और दूसरा क्या है, इसका जो हिंदी वर्जन है वो कैलीग्राफिक स्टाइल में लिखा गया था वसंत कृष्णा वैद्य द्वारा, ठीक है। तो आगे देखो, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, consider the following statement. The structural part of the Indian Constitution is largely derived from the Government of India Act 1935। तो ये कह रहा है कि जो स्ट्रक्चरल पार्ट है ना भारत के संविधान का, वो बहुत ज़्यादा तरीके से मतलब लार्जली ड्राइव्ड होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से। दूसरा स्टेटमेंट है, द एक्ट प्रोवाइडेड फॉर द डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन सेंटर एंड यूनिट्स थ्रू द फेडरल प्रोविंशियल एंड कॉन्करेंट लिस्ट, फेडरल प्रोविंशियल एंड कॉन्करेंट लिस्ट। तो कह रहा है इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है? तो ऑप्शन सी, बोथ 1 और 2 दोनों के दोनों करेक्ट हैं। ये क्या कह रहा भाई, दोनों के दोनों स्टेटमेंट करेक्ट कैसे हैं? जो द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 जो है वो प्रोवाइड करता है इस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंडियन फेडरेशन कंसिस्टिंग ऑफ प्रोविंस एंड प्रिंसिपल स्टेट्स एंड यूनिट। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 जो है ना वही प्रोवाइड कर रहा है इस्टेब्लिशमेंट का ऑफ एन ऑल इंडिया फेडरेशन कंसिस्टिंग। तो एक ऑल इंडिया फेडरेशन को जो है इस्टेब्लिशमेंट के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 ही प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। और ये क्या कंसिस्ट करता है? कंसिस्टिंग ऑफ प्रोविंस एंड प्रिंसली स्टेट एज यूनिट्स। इट डिवाइडेड द पावर्स बिटवीन द सेंटर एंड द यूनिट इन टर्म्स ऑफ द 3 लिस्ट। तो उसी ने ही जो है पावर को डिवाइड करा 3 सेंटर और यूनिट में इन टर्म्स ऑफ 3 लिस्ट। कौन कौन सी थी वो? फेडरल लिस्ट थी, प्रोविंस लिस्ट थी और कंकरेंट लिस्ट थी, ठीक है। जो अब ये देखो, आप सोच रहे होगे कि अभी तो यूनियन लिस्ट थी, एक स्टेट लिस्ट थी, एक कॉन्करेंट लिस्ट, तो ये भी वही है। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था 1935, जब संविधान हमारा बना नहीं था, जब भारत आज़ाद 1947 में हुआ था, उससे पहले की बात है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के अंदर जो पावर डिवाइड थी वो 3 तरह से थी। फेडरल लिस्ट थी, एक प्रोविंस लिस्ट थी जो प्रोविंस शासन कर रहे थे, और एक कंकरेंट लिस्ट थी। सेम उसी तरीके से हमारा जो आज का संविधान है उसमें भी इसी पैटर्न को फॉलो करा गया कि यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट, ठीक है। अब उसके बाद क्या हुआ, जवाहरलाल नेहरू कॉल्ड इट अ मशीन विद स्ट्रॉन्ग ब्रेक्स बट नो इंजन। तो जवाहरलाल नेहरू साहब ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 वाला जो था उसके जो नियम वियम थे, अब जवाहरलाल नेहरू साहब ने कहा कि भाई ये एक स्ट्रॉन्ग ब्रेक के साथ एक मशीन है जिसमें कोई इंजन नहीं है। ही ऑल्सो कॉल्ड इट अ चार्टर ऑफ द स्लेवरी, चार्टर ऑफ द स्लेवरी भी उन्होंने कहा जवाहरलाल नेहरू साहब ने। आगे देखो, which is not a unitary feature of the Constitution of India, bicameral legislature, integrated judicial system, single citizenship, which is not की बात कर रहा है, तो वो है भैया bicameral legislature, ये ही नहीं है इसमें, बाकी सगले हैंगे, ठीक है। सिंगल सिटीजनशिप भी है, इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम भी है, अपॉइंटमेंट ऑफ द गवर्नर बाय द प्रेसिडेंट, बिल्कुल ये भी है, जो गवर्नर है राज्य की उनका अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट के द्वारा होता है, ठीक है। तो लेजिस्लेटिव बॉडी विद 2 हाउसेज, 2 हाउस हैं इसमें एट द सेंट्रल लेवल, लोकसभा एंड राज्यसभा। अदर यूनिटरी फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन फॉर यूनियन एंड स्टेट, मतलब कि केंद्र सरकार के लिए और राज्य सरकार के लिए यही एक संविधान है, ऐसा नहीं है कि केंद्र के लिए अलग होगा, राज्य के लिए अलग होगा। कॉमन ऑल इंडिया सर्विसेज, ये कॉमन है सभी के लिए, ऑल इंडिया सर्विसेज के लिए। इन इक्वलिटी ऑफ रिप्रेजेंटेशन इन द काउंसिल ऑफ स्टेट्स, सेंट्रलाइज्ड इलेक्टोरल मशीनरी, स्पेशल पावर्स ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट ओवर स्टेट लिस्ट एटसेट्रा, ठीक है। तो आगे देखते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, डिवीजन ऑफ पावर्स, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी आर फेडरल फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो पावर का डिवीजन करना, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होना, इंडिपेंडेंट जुडिशरी होनी, फेडरल फीचर होना, ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के जो है फेडरल फीचर्स हैं, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट क्या है भाई, ऑल इंडिया सर्विसेज इन अ फेडरल फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जो फेडरल मतलब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ऑल इंडिया सर्विसेज है वो एक फेडरल फीचर है। तो ये दूसरा स्टेटमेंट गलत है, सिर्फ पहला वाला स्टेटमेंट ही जो है वो सही है, ओनली 1।
ओनली वन। फेडरल फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, डिवीजन ऑफ पावर्स, तो पावर का डिवीजन, सुपरमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, रिटन लिखित संविधान है, रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन है, इंडिपेंडेंट जुडिशरी सिस्टम है, बिल्कुल सही बात है, और बाई कैमरल लेजिस्लेचर है। ठीक है, आगे देखो भाई, विद रेफरेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? तो द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली रेटिफाइड इंडिया का मेंबरशिप ऑफ द कॉमनवेल्थ इन मई 1947। नहीं। द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली अडॉप्टेड द नेशनल एंथम इन जनवरी 1950। बिल्कुल, जनवरी 1950 को नेशनल एंथम अडॉप्ट करा गया था, यही सही है। द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली अडॉप्टेड द नेशनल सॉन्ग इन जनवरी 1948। नहीं। द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली अडॉप्टेड द नेशनल, नहीं। द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली प्लेड अ सिग्निफिकेंट रोल इन अडॉप्टिंग द नेशनल सिंबल ऑफ द इंडिया। तो जो संविधान सभा है ना, जो भारत के नेशनल सिंबल हो गए, नेशनल फ्लैग हो गया, नेशनल सॉन्ग हो गया, नेशनल जो है बाकी सारी राष्ट्र फूल हो गया, राष्ट्र पेड़ हो गया, राष्ट्र पक्षी हो गए, ये सब चीज़ें जो है नेशनल लेवल की, नेशनल सिंबल, तो उनको अडॉप्ट करने के लिए जो संविधान सभा है उसने एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करा। ठीक है, 22 जुलाई 1947 को इंडियन नेशनल फ्लैग वॉज अडॉप्टेड एज द ऑफिशियल फ्लैग ऑफ द नेशन। 22 जुलाई 1947 को इंडियन नेशनल फ्लैग जो है उसको अडॉप्ट करा गया था। पहले जो इंट्रोड्यूस हुआ था उसके अंदर रेड और ग्रीन दो ही रंग थे। ठीक है, उसके बाद में इसको थोड़ा मॉडिफाई करके 22 जुलाई 1947 को इसको अडॉप्ट कर लिया गया। द इंडियन नेशनल फ्लैग वॉज अडॉप्टेड एज द ऑफिशियल फ्लैग ऑफ द नेशन। ठीक है, द नेशनल एंथम जन गण मन विच वॉज फर्स्ट संग 27 दिसंबर 1911। तो जन गण मन को 27 दिसंबर 1911 को कलकत्ता के सेशन में गाया गया था इंडियन नेशनल कांग्रेस के। वॉज फॉर्मली अडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑन 24 जनवरी 1950। तो इसको संविधान सभा द्वारा 24 जनवरी 1950 को अडॉप्ट करा गया। ऑन द सेम डे द पैट्रियोटिक सॉन्ग वंदे मातरम वॉज ऑल्सो अडॉप्टेड एज द नेशनल सॉन्ग। तो इसी दिन 24 जनवरी 1950 को ही, इसी दिन सेम डे, वंदे मातरम को भी अडॉप्ट करा गया था नेशनल सॉन्ग के तौर पर। मीनवाइल इंडिया हैड ऑलरेडी ज्वाइंड द कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस इन मई 1949 को कॉमनवेल्थ गेम में नेशन में इंडिया ऑलरेडी ज्वाइन कर चुका था। उसके बाद में ये वंदे भारत वगैरह, वंदे मातरम जो है हमारा नेशनल सॉन्ग को अडॉप्ट करा गया था 24 जनवरी 1950 को, और मई 1949 में तो ये कॉमनवेल्थ में ज्वाइन कर लिया था। 24 जनवरी 1950, जस्ट 2 days बिफोर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया केम इनटू इफेक्ट, द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली गेव इंडिया इट्स नेशनल एंथम। तो संविधान सभा ने भारत को इसका नेशनल एंथम दिया एंड नेशनल सॉन्ग दिया 24 जनवरी 1950 को दिए, दो सिंबलाइजिंग यूनिटी एंड पैट्रियोटिज्म। ठीक है, अगला देखो, हाउ मैनी फीमेल मेंबर्स वर पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दैट फ्रेम्ड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो इसमें 15, जो हमारी संविधान सभा थी उसके अंदर 15 महिला मेंबर थी। ठीक है, जो संविधान सभा थी वो फॉर्म हुई 6 दिसंबर 1946 को, उसका गठन हुआ था, और आइडिया था इसका कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वॉज प्रपोज्ड इन 1934 में एम एन रॉय द्वारा इसका आइडिया प्रपोज किया गया था। आप देखो 1928 में भी इसका एक आइडिया कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का जो है दिया गया। जब क्रिप्स मिशन भारत आया था उसका विरोध हुआ, उसके बाद में जो है उन्होंने बोल दिया कि चलो तुम ही हमें अपना एक जो है लिखित कुछ दे दो, नियम वियम बना के, तुम्हें क्रिप्स मिशन तो मानना नहीं है। तो 1928 में सबसे पहली बार इसको इंट्रोड्यूस करा गया। उसके बाद में ऑफिशियली इसको एम एन रॉय द्वारा 1934 में सबसे पहले इसको मतलब प्रपोज कर दिया गया, और उसके बाद में 1935 में जवाहरलाल नेहरू द्वारा इसे प्रपोज करा गया। ठीक है, आगे देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। कौन सा इनकरेक्ट है भाई? बी, पताबी सीतारामैया वॉज द चेयरमैन ऑफ द हाउस कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑफ इंडिया। ए वी ठक्कर वॉज द फाउंडर ऑफ द भारतीय विद्या भवन इन 1938। जे बी कृपलानी वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ द नेशनल कांग्रेस ड्यूरिंग इंडिपेंडेंस। के मुंशी सर्व्ड एज अ मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड फूड 1921। तो 40वें का बी। इन 1922 ए वी ठक्कर फाउंडेड द भिल सेवा मंडल। तो 1922 में ए वी ठक्कर साहब ने जो भिल सेवा मंडल है उसको फाउंड करा। जे बी कृपलानी वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस ड्यूरिंग इंडिपेंडेंस। तो जो जे बी कृपलानी साहब थे
वो इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे ड्यूरिंग इंडिपेंडेंस के समय पर। के एम मुंशी साहब जो थे वो फाउंडर थे ऑफ भारतीय विद्या भवन। भारतीय विद्या भवन 1938 में जो था उसके फाउंडर थे ये के एम मुंशी साहब। मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया, मिनिस्टर फॉर एग्रीकल्चर एंड फूड। चलो आगे देखो, जी वी मावलंकर वाज द चेयरमैन ऑफ डैश ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया। जो जी वी मावलंकर साहब थे वो चेयरमैन थे किसके, संविधान जो संविधान सभा थी उसमें किसके चेयरमैन थे, जी वी मावलंकर साहब। तो 41 का बी कमेटी ऑन द फंक्शंस, जो फंक्शन वाली कमेटी थी उसके चेयरमैन थे जी वी मावलंकर साहब। वाज द चेयरमैन ऑफ द कमेटी ऑन द फंक्शंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑफ द इंडिया। तो कमेटी ऑन द फंक्शन, जी वी मावलंकर साहब वाज फर्स्ट स्पीकर भी बने ऑफ द लोकसभा, लोकसभा के पहले स्पीकर जी वी मावलंकर साहब। एडवाइजरी कमेटी ऑन द फंडामेंटल राइट्स, माइनॉरिटी एंड ट्राइबल एंड एक्सक्लूडेड एरियाज, वल्लभ भाई पटेल। तो ये एडवाइजरी कमेटी जो थी फंडामेंटल राइट के ऊपर, माइनॉरिटीज़ के ऊपर, ट्राइबल एरिया के ऊपर, एक्सक्लूडिंग एरिया के ऊपर, वो वल्लभ भाई पटेल उसके हेड थे। एड हॉक कमेटी जो बनी थी नेशनल फ्लैग के लिए, वो राजेंद्र प्रसाद जी के देख रेख में बनी। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द टोटल मेंबरशिप ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली 389। जो टोटल मेंबरशिप थी कॉन्स्टिट्यूएंट संविधान सभा की वो 389 थी। आउट ऑफ दिस 93 मेंबर रिप्रेजेंटेड द प्रिंसली स्टेट। 389 में से 93 मेंबर जो थे वो प्रिंसली स्टेट को रिप्रेजेंट करते थे। तो इनमें से कौन सा करेक्ट है, बोथ, एक एंड दो, दोनों के दोनों सही हैं। उस समय पे क्या था, टोटल मेंबर जो थे संविधान सभा के वो 389 आए थे, और उस 389 में से जो 93 मेंबर थे वो प्रिंसली स्टेट के थे। द टोटल मेंबरशिप ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज 389, ऑफ विच 292 जो थे वो रिप्रेजेंटेड थे प्रोविंस के, और 93 जो थे वो रिप्रेजेंटेड थे प्रिंसली स्टेट के, और 4 जो थे वो चीफ कमिश्नरी प्रोविंस के थे, दिल्ली, अजमेर, मारवाड़, कुर्ग और ब्रिटिश बलूचिस्तान के। ठीक है, आगे देखो, द मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली साइंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। जो संविधान सभा के मेंबर थे उन्होंने संविधान को कब साइन करा था, तो 24 जनवरी 1950। 24 जनवरी 1950 को जो है बन के तैयार हो गया, साइन फाइन कर दिए सब चीज़। ठीक है, ऑन दैट डे द लास्ट मीटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज हेल्ड एंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विद 395 आर्टिकल थे जब ये बना, और इसमें 8 अनुसूचियाँ थी, 8, और इसके 22 भाग थे, वो साइंड एंड एक्सेप्टेड बाई ऑल। ठीक है, तो 24 जनवरी 1950 को जो है इस पर साइन हो गए थे, सारे संविधान सभा के सभी सदस्यों ने संविधान पर साइन कर दिए। और उस वक्त क्या था भाई, 395 आर्टिकल थे इसमें, और 8 अनुसूचियाँ थी, स्केड्यूल्स, और इसमें 22 पार्ट्स थे। ठीक, तो चलिए आज के लिए इतना काफ़ी है, इससे आगे का अगली वीडियो में बताएंगे। जय हिंद, धन्यवाद।